with question number, I suppose, 13th, Dhananjay Library, Mumbai. And we have to be ready with this format. Income expenditure, 12 lines. Closing balance sheet, 12 lines. Opening balance sheet, around 6 to 8 lines. And one small working for subscription and expenses. Right? Thereafter, we will start with the question. So we are starting with the question. Following is a receipt payment of Dhananjay Library Mumbai for the year ending 31st March 20. मतलब मेरा closing year is 1920 financial year. हाँ, March 20 पे end हो रहा है, मतलब 1920 financial year. तो मेरा opening क्या होगा? 1st April 19. हाँ, ये तुरंत समझ में आना चाहिए. समझ में आया? Receipt and payment account for the year ended March 20 is given to you. Now what you have to identify over here is यहाँ पे receipts में receipt side पे income है या liability है. Payment side पे दो चीज हो सकता है, either expense हो सकता है या assets हो सकता है. Receipt में income या liability हो सकता है, right? First item is opening balance. ये opening balance sheet में जाएगा. Admission fee income unless otherwise specified. Subscription income. Lecture hall charges income. Miscellaneous income. Interest on investment income. आप लोग को भी आइडेंटिफाई करना है, पेंसिल से लिखा, आइडेंटिफाई करो. सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट बोलो एसेट, स्टेशनरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बुक्स एज सच एक्सपेंस. लेकिन अगर नीचे मुझे इंफॉर्मेशन दिया है कि वी आर मेंटेनिंग बुक्स एज, हाँ देखो, बुक्स वर परचेज और डेप्री चार्ज करना है, मतलब बुक्स वी आर ट्रीटिंग एज एन एसेट. क्यों? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देखो, लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी के लिए बुक्स एसेट है ना, क्योंकि वो कई टाइम तक, मतलब कई साल तक वो बुक रखते हैं, रीडिंग के लिए देते हैं. एसेट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को मैंने पे किया हुआ है, तो एक्सपेंस के लिए मैंने एक वर्किंग बनाया हुआ है. ये 18-19 का पेमेंट हुआ है, मतलब लास्ट ईयर में मैंने पे किया है. इसका मतलब ही ये हो गया कि लास्ट ईयर में जरूर आउटस्टैंडिंग होगा. आउटस्टैंडिंग होगा तभी तो मैं पे करूंगा ना, वरना मैं क्यों पे करूंगा. तो ये मेरे वर्किंग में काम में आएगा. जस्ट पुट अ स्टार ओवर हियर. एक्सपेंस के कनेक्टेड है, हमने एक वर्किंग बनाया है. बैलेंस कैरिड डाउन इज क्लोजिंग बैलेंस. इतना आइडेंटिफिकेशन देख लो. इसके आगे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट. समझ गए हम लोग? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू ऑन March 19. मेरा ईयर एंडिंग है March 20 और ये March 19 का दिया, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग विल बिकम करंट ईयर का ओपनिंग. मतलब सर समझ गया, ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं, मेरे बैलेंस शीट में जाएंगे. क्या क्या है? बुक्स एसेट, फर्नीचर एसेट, आइडेंटिफाई करना है. मशीनरी एसेट. समझ में आ रहा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹500. करंट ईयर में मुझे एडवांस में नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल गया है, तो ये सब्सक्रिप्शन के वर्किंग में जाएगा. प्रीपेड नहीं बोलेगा, प्री रिसीव्ड बोलेगा. सब्सक्रिप्शन मिलता है. हाँ, ये कंटिन्यूअस आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए. अब आप लोग इतने मैच्योर्ड हो गए हो कि आपको समझ में आए कि इनकम रिसीवेबल एसेट होता है, जिसको मैं इनकम आउटस्टैंडिंग भी बोल सकता हूं, लेकिन एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है, क्योंकि वो मुझे पे करना बाकी है. बराबर है? ठीक है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सो इट इज कनेक्टेड विद सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट. देखेंगे बेसिकली इसका दो इफेक्ट आता है, क्योंकि फाइनल अकाउंट में हमने ये दो इफेक्ट लिखा है. मैं यहाँ पे भी लिखा रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं. This will go as less from subscription and balance sheet liability. Both the ways it should be clear. Outstanding salary and rent add to expense. बचपन में याद करो, हमने लिखा हुआ है. And balance sheet liability. बेटा उसका तो वर्किंग ही बनाया है. सैलरी में करेंगे, सैलरी और रेंट में करेंगे. आपके एक्सपेंस साइड पे देखो, सैलरी और रेंट दिया है कि नहीं दिया है ना? एक एक डॉट करो.
सब्सक्रिप्शन का तो अलग ही वर्किंग है, एक्सपेंस का भी अलग ही वर्किंग है। आपको सैलरी और रेंट पे करना है क्योंकि उसका अलग वर्किंग नहीं है। 50% ऑफ द एडमिशन फी इज टू बी, करो डॉट करो, रिसिप्ट में देखो आपको दिख रहा है क्या, रिसिप्ट साइड पे एडमिशन फी दिख रहा है, डॉट करो, पुट अ डॉट। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम। फर्नीचर पे भी एक डॉट करेंगे, वो ओपनिंग बैलेंस में आएगा, फिर हम इनर कॉलम में लिखेंगे। तो पुट अ डॉट एट वेयर द ओपनिंग बैलेंस इज, यहां पे देखो बोर्ड पे देखो, ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट एडजस्ट, पुट अ डॉट। लाइब्रेरी बुक्स परचेज, उसके ऊपर भी एक डॉट रखो, रादर 2 डॉट आएगा क्योंकि एक परचेज भी है, बुक्स के ऊपर 2 डॉट। इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड ऑन 1st April 19, दे कैरी इंटरेस्ट एट 20% पर एनम। इनडायरेक्टली आपको बताया गया है कि आपने इन्वेस्टमेंट कभी परचेज किया है, उसके ऊपर टोटल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, और कंपेयर करो कितना मिला है। अगर कुछ कम मिला है तो रिसीवेबल रिकॉर्ड करो, ऐसा आपको बताया गया, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन ऐसा है कि उसका एक वर्किंग हम अलग से बना लेंगे जब कभी भी हम उस पर आएंगे। बट पुट अ डॉट ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिसीट साइड पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे एक डॉट रखो। आई थिंक डन, आगे जाएं। क्वेश्चन ओवर, वी मस्ट बी रेडी। आप देख लो आइडेंटिफिकेशन, देख लो जहां जहां पे हमने आइडेंटिफिकेशन किया है, वी मस्ट बी रेडी विथ द फॉर्मेट। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग भी स्टार्ट करो। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस शुड बी कैश बैलेंस विच यू मस्ट बी गेटिंग फ्रॉम द कैश बैंक अकाउंट। लास्ट टाइम भी हमने ये किया था, मेरे साथ में आप लोग भी स्टार्ट करो। 5000 कैश बैलेंस। अब ये क्वेश्चन में एक स्पेशल आइटम है जो नॉर्मली नहीं आता है। आप रिसीट पेमेंट को स्कैन करो और सोचो कि क्या कोई आपको ओपनिंग बैलेंस और पता चल रहा है। मैंने डिस्कशन के टाइम पे ऑलरेडी मेंशन किया है, कोशिश करो, स्कैन करो, रिसीट साइड देखो, पेमेंट साइड देखो, स्कैन करो। क्या आपको लास्ट ईयर कनेक्टेड कोई भी आइटम दिख रहा है रिसीट पेमेंट? मैं ऑलरेडी डिस्कस करके गया हूं, वेरी गुड, करेक्ट। मैंने बोला तुम लोगों को कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैंने लास्ट ईयर का अभी पे किया है, इसका मतलब ही यह है कि जरूर लास्ट ईयर में पेंडिंग होगा ना, तभी तो मैंने अभी पे किया। मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो मैं लायबिलिटी साइड पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500। ये समझ में आया सब लोग को? लास्ट ईयर का बाकी होगा तो ही मैं पे करूंगा ना, वहां पे मेंशन भी किया देखो 18-19 लास्ट ईयर। तो वो लोग ने आपको डायरेक्टली नहीं बताया है, पर आपको समझना है कि हाँ ये जरूर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा, तभी तो मैंने करंट ईयर में पे किया है। आई होप यू आर फॉलोइंग, राइट? ओके, सो अभी रिसीट पेमेंट में इसके कनेक्टेड कुछ भी नहीं है, मैं आगे जा रहा हूं। इंफॉर्मेशन में मैं आ गया, एडजस्टमेंट नंबर 1, लाइब्रेरी बुक्स 50,000 एसेट लिखो। फर्नीचर 6,500 एसेट। एंड मशीनरी 30,000। क्या और कोई एडजस्टमेंट में डिटेलिंग कुछ दिया है आपको? वेरीफाई करो। सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं, आउटस्टैंडिंग थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ भी नहीं, सेवेंथ भी नहीं। अप्रैल 19 मतलब तो ये करंट ईयर आ गया नहीं, दैट्स इट। अब इसको टोटल करने की कोशिश करेंगे। ये बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मुझे ओपनिंग कैपिटल फंड चाहिए।
चलो 50/30 will be 80. Can I say 81,500? Sorry, 91,500 total. So can I say this thing is 91,000? Opening capital fund verify करो. ये सबसे पहला स्टेप मैंने कंप्लीट किया, प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट. सेकंड स्टेप विल बी डू द पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस. बहुत इंपॉर्टेंट है. बोलो यस. चलो अब मैं इसका पोस्टिंग करने जा रहा हूं. ऑल आर विथ मी. चलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने बाजू में एक वर्किंग बनाया है. आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट ईयर. आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट ईयर आई थिंक 500 रुपया है. सेकेंड इफेक्ट मैं दे रहा हूं ओपनिंग बैलेंसेस का. दिख रहा है. मैं कंपैरेटिव आपको दिखा दिया मैंने क्या क्या बनाया है. देखो विजिबल. ओपनिंग कैपिटल फंड 91,000. ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे इनर कॉलम. इसमें मैं 3 लाइन छोड़ूंगा, 1, 2 और 3, क्योंकि एक तो सरप्लस डेफिसिट आएगा, दूसरा एक एडमिशन फी है कैपिटलाइज करना. एसेट साइड पे पहले कैश बैंक था. कैश बैंक हैज बीन ट्रांसफर टू रिसीट पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस चला गया. उसके बाद में मेरे पास में बुक्स है 50,000 एसेट इनर कॉलम 1, 2 और 3. इसके बाद में फर्नीचर है. आई थिंक फर्नीचर एक डॉट है 6,500. फर्नीचर 6,500. मशीनरी आउटर कॉलम 30,000. मशीनरी आउटर कॉलम 30,000. नो डॉट. आई थिंक दैट्स इट. आप चेक कर लो. बेटा पहले ही मैंने बोला रिसीट पेमेंट में फर्स्ट लाइन. तू पढ़ाई में ध्यान रखा बेटा. ये 10वां क्वेश्चन है. हर एक क्वेश्चन में ओपनिंग कैश रिसीट पेमेंट में फर्स्ट लाइन में जाता है. सब लोग वेरीफाई करो. ये डाउट तुम लोग को भी अगर हो रहा है तो वेरीफाई करो. ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश रिसीट पेमेंट में डेबिट साइड पे पहला लाइन. वही पोस्टिंग हुआ ना राजा. कैश बैंक अकाउंट ही है वो. वहीं से तुमने ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिखा था, याद करो. सो मैं दोबारा बोलता हूं. कैश बैंक अकाउंट वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है. जो भी ट्रांजैक्शन हुए रहेंगे उसका एक इफेक्ट कैश बैंक में है. सेकंड इफेक्ट कहीं ना कहीं पे गया होगा. तो ओपनिंग बैलेंस कैश बैंक मस्ट हैव गॉन टू ओपनिंग कैश. क्लोजिंग कैश बैंक आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा. ये हमने हर क्वेश्चन में किया है. सेम प्रोसेस. आपके लेवल पे ये बहुत कंफर्टेबल है. आपको सिर्फ ये लिंकिंग जो मैं बता रहा हूं वो याद रखना है. समझ के करो तो ज्यादा बेहतर है. इसके हायर लेवल पे ये रिवर्स भी आता है. मतलब आपको रिसीट पेमेंट नहीं दिया होगा, इनकम एक्सपेंडिचर दिया होगा रिसीट पेमेंट बनाने का. और वो ही हायर लेवल में ये भी एक क्वेश्चन होता है जिसमें ना रिसीट पेमेंट दिया है ना इनकम एक्सपेंडिचर दिया है. दोनों आपको बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट के साथ. पर फॉर्चुनेटली वो आपको नहीं है. लेकिन एटलीस्ट ये जो कर रहे हो ना इसका लॉजिक क्लियर रखो. रिवाइज करोगे तो फायदा होगा. आप ऐसा सोच के आओगे अच्छा चलो नेक्स्ट लेक्चर में नया पिक्चर देखेंगे तो आपके लिए मुश्किल है. फिर जब टेस्ट लिया जाएगा उसमें मार्क कम आएगा. राइट. बी केयरफुल. Opening balance sheet done. Now I am going with receipt payment second effect and thereafter adjustment to 2 effects. Receipt payment में जो भी दिया है उसका एक इफेक्ट हो चुका है.
सेकेंड इफेक्ट ही मुझे देना है। हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं ना। एग्जांपल देता हूं, रिसीट पेमेंट में आपको एडमिशन फी है, देखो डेबिट में, राइट, ओपनिंग बैलेंस के नीचे एडमिशन फी 4500, उसका जर्नल एंट्री क्या हुआ होगा? जर्नल एंट्री मस्ट हैव बीन कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एडमिशन फी। कैश बैंक डेबिट जो है वो वहां पे हो चुका है, एक इफेक्ट हो चुका, क्रेडिट इफेक्ट मुझे देना है। अब समझ में आया? चलो, तो मैं सेकंड इफेक्ट देने जा रहा हूं। मैं सेकंड इफेक्ट में एडमिशन फी को इनकम में पहले इनर कॉलम में लिखूंगा। क्यों इनर कॉलम? हाँ, क्योंकि सर एडजस्टमेंट दिया है, आपने डॉट भी किया ना भाई। देखो सर, आधा ही हमें इनकम लेना है, बाकी का आधा तो कैपिटलाइज करना है। तो आप लोग भी लिखो, चलो 4500। एक लाइन छोड़ दो, बाद में देखेंगे क्या करना है, जब कभी भी एडजस्टमेंट पे आएंगे तब देखेंगे। सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने वर्किंग बनाया है, मैं वर्किंग में जा रहा हूं। सब्सक्रिप्शन का मैंने नीचे वर्किंग बनाया है, ठीक है। एक काम करूं क्या, सब्सक्रिप्शन का पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट करूं एक साथ में, तो क्या प्रॉब्लम खत्म हो जाए। सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट पेमेंट 20,000। अब मैंने एडजस्टमेंट में देखा तो पता चला, वेरीफाई करो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 500 रुपया है, रिसीव्ड इन एडवांस 500 रुपया है। इसका दो इफेक्ट मैं अभी दे रहा हूं ताकि एक एडजस्टमेंट खत्म हो जाए। हाँ, थोड़ा क्या बोलते हैं आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल एट पार रखना, क्योंकि हम ये कर चुके हैं। हाँ, यू हैव टू रिकलेक्ट प्रॉपर्ली। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 500, प्री रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर 500। एक इफेक्ट मैंने यहां पे दिया, फर्स्ट इफेक्ट मैंने यहां पे दिया। सेकेंड इफेक्ट, इट्स अ लायबिलिटी, सो आई विल गो in the current year balance sheet and I will write here 500 pre-received subscription। इसके अलावा वेरीफाई करो, सब्सक्रिप्शन का और कोई भी डेटा नहीं दिया, चेक इट, राइट। तो मैं क्लोज करूंगा सब्सक्रिप्शन को, ये लिख लिया, सब्सक्रिप्शन को मैं क्लोज करूंगा। देयर इज नो outstanding, no last year received, no outstanding last year, dash 19,500 is current year income। complete करो, 19,500 is current year income। I will take it to my income expenditure। सब्सक्रिप्शन खत्म कर लिया मैंने, सारा दो इफेक्ट कंप्लीट कर लिया सब्सक्रिप्शन के कनेक्टेड। 19,500 is my current year income। I will take it to income 19,500। रेफर वर्किंग नोट। ये लिखने से आपको पता चलेगा कि ये फिगर वर्किंग नोट से आया है ना। क्वेश्चन में ढूंढना नहीं है अपने को। डन 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 डन। चलो वापस मैं रिसीट पेमेंट पे आता हूं। आई वॉज ऑन रिसीट साइड, सब्सक्रिप्शन हो गया, लेक्चर हॉल चार्जेस इनकम है 4,200। मिसलेनियस इनकम 250, वो भी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम, क्यों? बोलो क्यों? हाँ सर, इसमें शायद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 7 है, करेक्ट। आप वेरीफाई करो,
मैंने सारा का सारा रिसीट साइड पोस्टिंग कर दिया, सेकंड इफेक्ट दे दिया। अब मैं पेमेंट साइड का सेकंड इफेक्ट देने जाऊंगा। इसमें भी मैं एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। हाँ, पेमेंट साइड पे पहला आइटम है सैलरी, तो इसका जर्नल एंट्री क्या बना होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कैश बैंक में क्रेडिट ऑलरेडी आ चुका है, देखो क्वेश्चन के अंदर। मुझे डेबिट इफेक्ट अभी देना बाकी है। अब समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ओके, तो डेबिट इफेक्ट मैं एक्सपेंडिचर में देने जा रहा हूं। इनर कॉलम 9000, एक डॉट एक लाइन। रेंट इनर कॉलम 7500, इन्वेस्टमेंट बोलो क्या है? एसेट। इनर कॉलम में लिखना इन्वेस्टमेंट एसेट साइड पे 6000। विथ मी? स्टेशनरी 1350, आई होप यू आर विथ मी। खर्चा है, स्टेशनरी खर्चा है, दिख रहा है ना? देखो ये मेरा इनकम एक्सपेंडिचर है, ये बैलेंस शीट। अब मैं एक्सपेंस में जा रहा हूं। स्टेशनरी खर्चा है, आई थिंक आउटर कॉलम, देयर इज नो स्टॉक और एनीथिंग। 1350 आउटर कॉलम। इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है, बुक्स एसेट है। आर यू ऑल विथ मी? बुक्स एसेट है। हमने देखो जगह छोड़ा है बुक्स के लिए 5000। एड परचेज्ड। काफी बच्चों को लगता है सर हमने यहाँ पे लिखे क्या, तो सोचने का क्या किया है आपने? परचेज किया है, तो बुक्स परचेज्ड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 रुपया, ये आपका ऑलरेडी पोस्टिंग हो चुका है, दोबारा नहीं करने का। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे देखो, ये जो है ना एक्सपेंस में आपने लास्ट ईयर का लिखा हुआ है, और ये 500 अलग से मैं एक्सपेंस में नहीं लिखूंगा, पर यहां पे लिखूंगा। इनकम एक्सपेंडिचर में नील, लास्ट ईयर का बाकी था वो आपने पे कर दिया, बात खत्म हो गया, नील। तो एक्सपेंस में लिखने को मत जाना, आपका वर्किंग में ही है, वर्किंग में ही सेट ऑफ हो गया, लास्ट ईयर का बाकी था पे कर दिया। आई होप डन। नाउ वी आर ऑन द क्लोजिंग बैलेंस। कैश का क्लोजिंग बैलेंस कहां पे जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। तो 4650। चलो मैं कंपैरेटिव डिस्प्ले कर रहा हूं, आप चेक कर लो आपने क्या सब कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, वेरीफाई कर लो। अगर कुछ लिखने का रह गया है तो कंप्लीट करो। जो भी चैप्टर चल रहा है उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहोगे तो आपका लेक्चर में अच्छा अटेंशन रहेगा और आपका कनेक्शन बरोबर बैठेगा। डू नॉट डिस्कनेक्ट विद द चैप्टर, अटेंड ऑल द लेक्चर्स, and before attending the lecture you should revise what we did in the last lecture, especially steps to solve the question। आपको दो चीज हमेशा पढ़ना चाहिए, आपके माइंड में कंटिन्यूअस होना चाहिए। नंबर 1 स्टेप्स टू सॉल्व, नंबर 2 एडजस्टमेंट। आई कैन बेट ऑन इट, यू कैन गेट 100% मार्क्स इन अकाउंट्स इफ यू फॉलो दिस। बच्चों का प्रॉब्लम ही ये होता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। कोई मूवी का सेकंड पार्ट आता है ना तो कनेक्शन करते हैं, वो फर्स्ट पार्ट पहले देख लेते हैं और फिर सेकंड पार्ट देखने जाते हैं, लेकिन लेक्चर में ऐसा हम नहीं करते। ट्राई करो। हाँ, नीचे का वर्किंग भी देख लो, कंप्लीट हो गया। सब्सक्रिप्शन का भी इफेक्ट हो गया, एक्सपेंसेस भी कंप्लीट हो गया, नील है, मतलब कुछ लिखना नहीं है अलग से।
अब एडजस्टमेंट दो दो इफेक्ट एंड देन विल क्लोज। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 1 इन्फो हमने ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस सर लिख लिया हमने, उसका भी इफेक्ट हो गया, दो इफेक्ट। एक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपने यहाँ पे लिखा था और दूसरा लायबिलिटी में लिखा होगा, देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट। डन। आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाँ ये बात है सर हमारा, दो इफेक्ट। एड टू एक्सपेंस आपने जगह छोड़ा होगा एक्सपेंडिचर, एड आउटस्टैंडिंग किती आहे 1300 950। चलो 10,300 आउटर कॉलम एंड 950 है, तो आई थिंक 8450। कॉमन मिस्टेक मेड बाय द स्टूडेंट्स, बी केयरफुल, कॉमन मिस्टेक मेड बाय द स्टूडेंट। बच्चे आउटर कॉलम का सेकंड इफेक्ट देने जाएंगे लायबिलिटी में, गलत। आपको आउटस्टैंडिंग वाला जो इनर कॉलम में लिखा है उसका सेकंड इफेक्ट देना है। नहीं समझा? समझा मैंने क्या बोला? आउटर कॉलम में 10,300 है ना, वो लायबिलिटी में नहीं लिखना है आपको, 1,300 लायबिलिटी में लिखना है। हाँ, कई बच्चे घाई घाई में हाँ चलो 10,300 है, चलो लायबिलिटी 10,300, बैलेंस शीट जीवन भर टैली नहीं होगा और ढूंढते रह जाएंगे। तो आपको लायबिलिटी साइड पे इनर कॉलम में जो आपने लिखा था दैट वाज आई थिंक 1,300 एंड 950। Outstanding salaries, outstanding rent. 50% of the admission fee to be capitalized, 50%। तो आप इनकम में जाइए, आपने पहला ही आइटम लिखा था एडमिशन फी, पूरा हमको नहीं चाहिए भाई यहाँ पे, तो 2,250 यहां से कम हो जाएगा, लेस कैपिटलाइज्ड। इतना मैंने इनकम में से घटा दिया और कैपिटल में मैं ऐड करूंगा। इनकम भी कैपिटलाइज होता है, एक्सपेंस तो कैपिटलाइज होता ही है, इनकम भी होता है। चलो ऐड टू कैपिटल फंड 2,250। एडमिशन फीस हमने कैपिटलाइज किया। दो दो इफेक्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, एवरी एडजस्टमेंट दो दो इफेक्ट। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ डेप्री ऑन फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस है 10%। चलो भाई 650। ये अभी तो तुम लोग को ये कैलकुलेशन आता है ना, 10% एक जीरो निकाल देने का है ना, तो 10% हो गया। तो आई थिंक 5850 वेरीफाई करो। और एक भी है डेप्री का चार्ज, है ना। तो लाइब्रेरी बुक्स जो परचेज किया था वो भी स्टार्ट ऑफ द ईयर में किया है, मतलब टोटल लाइब्रेरी बुक्स के ऊपर मुझे 10% अप्लाई करना है। आपने 11th में डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा है, ओपनिंग बैलेंस पे तो 12 महीने का डेप्री होता है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन करंट ईयर परचेज मैंने कब किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे बोला है कि करंट ईयर वाला परचेज आपने 1 अप्रैल 19 को किया है, मतलब वो भी 12 महीना वापरा है, तो टोटल बुक्स मैंने 12 महीना वापरा है। इसका 10% वुड बी 5,005। ये मैं क्या बोल के गया, समझा क्या सर? बहुत अच्छा बोलते हो सर, लेकिन आप पता नहीं कभी कभी क्या क्या बोल के जाते हो। 50 गया, 49,500 प्लीज वेरीफाई एवरीबडी, प्लीज वेरीफाई। दोनों डेप्री को साथ में पीएनएल आई मीन इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट। बुक्स 5,500 और ये 650। तो मैं इनकम एक्सपेंडिचर में गया, 5,500 बुक्स है और 650 फर्नीचर है। प्रेजेंटेशन फर्नीचर था ना।
तो 6000, कैन आई से 6150, वेरीफाई, टू इफेक्ट्स, लास्ट एडजस्टमेंट कनेक्टेड टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये मैं प्रीवियसली भी ये वर्किंग बता चुका हूं, दोबारा मैं बता रहा हूं कि कैसे करना चाहिए वर्किंग। हाँ, यहां तक हो गया सबका? चलो, वर्किंग नोट नंबर आई एम राइटिंग 2। सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। आपको बताया है इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, और टोटल इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया है, देखो पेमेंट साइड पे 6000 रुपया, ओपनिंग कुछ भी नहीं था। तो 6000 पे 20%, 12 महीना, 12/12, बोलो कितना होना चाहिए? अरे देख के तो बोलो यार, 1200 लेस ऑलरेडी रिसीव्ड। आपके इनकम एक्सपेंडिचर में देखो रिसीट साइड पे कितना मिल चुका है, ये प्रोसेस आपका होना चाहिए। 900, मेरे साथ में लिखते रहो समझते समझते। तो कितना मिलना बाकी है? 300। सो इंटरेस्ट रिसीवेबल, interest receivable is my asset, दो इफेक्ट, बैलेंस शीट asset and add to interest income, ऐसे दो इफेक्ट होना चाहिए। आयुष, ये प्रोसेस ध्यान रख, मगअप नहीं करना है, लॉजिकली समझना है कि पहले टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, फिर लेस ऑलरेडी रिसीव्ड किया, फिर पता चला कितना मिलना बाकी। ये हर बार ये प्रोसेस दिमाग में आना चाहिए। बहुत सिंपल है, देखो आपने समझो कोई ग्रोसरी शॉप में आप गए हैं, ओके, आपको कुछ परचेज करना था, तो आपके डैडी ने आपको थोड़े पैसे दिए और बोला कि देखो ग्रोसरी जो है मैंने कुछ लिखा के आया हूं और मैं कुछ 500 रुपए एडवांस देके आया हूं, तू देख ले कितना है और बाकी का पैसा दे देना। आप वहां पे गए, आपने हिसाब लगाया, सब टोटल मिला के 2000 रुपया आया। तो टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस 2000 लेस 500 ऑलरेडी डैड ने दिया था, अब कितना देना बाकी है? 1500 रुपया देना बाकी। ऐसा ही सेम लॉजिक लगता है, कॉमन सेंस टू बी अप्लाइड। लेकिन मगअप करने जाएंगे ना तो लफड़ा हो जाएगा। एकदम लॉजिक से आप रेगुलर लाइफ में जो करते हो वही यहां पे अप्लाई करना। चलो, दो इफेक्ट लिख लिया। एक बैलेंस शीट असेट 300 रुपया, आपने जगह छोड़ा रहेगा, देखो मिला ना? इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखना, खाली रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल। एक इफेक्ट, एंड सेकेंड इफेक्ट विल गो इनटू माय इनकम एक्सपेंडिचर, उसमें भी आपने जगह छोड़ा होगा। सेकेंड इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर, इसमें भी जगह छोड़ा होगा। चलो, कंपैरेटिव में डिस्प्ले रख रहा हूं, आप वेरीफाई कर लो। अगर किसी का कुछ भी लिखने का बाकी है तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। सारे एडजस्टमेंट्स हमारे हो गए हैं। नाउ स्टार्ट क्लोजिंग इनकम एक्सपेंडिचर। सरप्लस या डेफिसिट आप कैपिटल फंड में ट्रांसफर करो एंड क्लोज बैलेंस शीट इट मस्ट टैली। चलो करो, स्टार्ट करो। चलो मैं ही हेल्प कर देता हूं। आपका इनकम एक्सपेंडिचर जब आपने क्लोज किया होगा तो आपका अमाउंट, क्रेडिट साइड इज हेवियर, इट शुड हैव बीन 27,400, क्रेडिट साइड इज हेवियर, और डेबिट साइड डिडक्ट करोगे तो बैलेंस आना चाहिए 300 रुपया, विच इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ऑल्टरनेटिवली हम सरप्लस भी बोल सकते हैं,
बरोबर है, लिख लो, जिनका बाकी है कंप्लीट कर लो। एंड सरप्लस विल बी ट्रांसफर्ड टू द बैलेंस शीट, ये मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू द बैलेंस शीट कैपिटल फंड, एंड आफ्टर एडिंग इनटू कैपिटल फंड total capital becomes 93,550 and your balance sheet total should be 96,300। मैं दोनों साथ में डिस्प्ले कर रहा हूं, आप वेरीफाई कर लो, इफ एट ऑल लेफ्ट प्लीज कंप्लीट इट। With this we are moving on the next question, ये कंप्लीट कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। किसी का वर्किंग बाकी है क्या, देख लो जरा, वर्किंग किसी का लिखने का बाकी है तो बताओ, वो भी वेरीफाई करो, इफ एट ऑल इट इज लेफ्ट यू कैन कंप्लीट दैट आल्सो।